So good morning student, we are going to study an important topic of pharmacology, that is pharmacokinetic and pharmacodynamic. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक में सबसे पहला पॉइंट जो होता है, फंक्शन होता है, वो होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। फर्स्ट इज सॉल्युबिलिटी, सेकंड इज मीडियम। ठीक है, सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होता है कि जब लिपिड सॉल्युबल ड्रग ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है वाटर सॉल्युबल ड्रग से। ठीक है, किसके वजह से होती है? सॉल्युबिलिटी का मतलब एक तरीके से ये हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन किसके अकॉर्डिंग होता है, किस किस चीज़ों के अकॉर्डिंग एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन मेनली डिपेंड ऑन सॉल्युबिलिटी एंड मीडियम। ठीक है, कैसा मीडियम है, किस मीडियम है, एसिडिक है, बेस है, या सॉल्युबिलिटी कैसी है, उसके बेस पे ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग होती है वो वाटर सोल्यूबल से ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है। ठीक, बिकॉज ड्यू टू, क्यों होती है ऐसा? क्योंकि फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन की वजह से जो एब्जॉर्प्शन है लिपिड सोल्यूबल ड्रग का और वाटर सोल्यूबल ड्रग का वो ज़्यादा होता है ड्यू टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन हैज़ फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन। ज़्यादातर ऑर्गन्स में फॉस्फोलिपिड देखने को मिलता है। सो लिपिड सोल्यूबल ड्रग आर मोर ऑब्जर्व। ठीक है, लिपिड सोल्यूबल ड्रग इसकी वजह से क्या होती है, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन इज मेनली प्रेजेंट इन 3 पार्ट ऑफ द बॉडी। फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन जो होती है मेनली 3 पार्ट ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होती है। उसके पहले हम ये देखेंगे कि लिपिड सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल क्या होता है। हमने यहाँ देख तो लिया कि लिपिड सोल्यूबल ड्रग जो होती है वो वाटर सोल्यूबल ड्रग से ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, लेकिन कौन कौन सी होती हैं वो देख लेते हैं। ठीक, लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स आर बीटा ब्लॉकर, ठीक है, प्रोपेनॉल, एटिनॉल, डाइज़ेपाम एंड डायरीडोस्टामिन। ठीक है, डायरीडोस्टामिन। फिर क्या है हमारी वाटर सोल्यूबल ड्रग जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड डाइक्लोफेनेक। ठीक, तो लिपिड सोल्यूबल ड्रग और ये वाटर सोल्यूबल ड्रग, तो लिपिड सोल्यूबल ड्रग क्या होती हैं कि कम एब्जॉर्व होती हैं और वाटर सोल्यूबल ड्रग लिपिड सोल्यूबल ड्रग ज़्यादा एब्जॉर्व होती है, वाटर सोल्यूबल ड्रग कम एब्जॉर्व होती हैं। लिपिड सोल्यूबल ड्रग के कंपैरिजन में वाटर सोल्यूबल ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये लिपिड सोल्यूबल ड्रग हो गई, ये वाटर सोल्यूबल ड्रग हो गया। अब देख लेते हैं कि फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन जिसकी वजह से लिपिड सोल्यूबल ड्रग अच्छे से एब्जॉर्ब होती हैं बॉडी में, वो किस किस ऑर्गन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन। तो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है? मेनली प्रेजेंट होता है इन ऑर्गन ऑफ जीआईटी ऑर्गन। तो देखो ये हमारा स्टमक है, अलग से बनाते हैं। अगर ये हमारा स्टमक है, ठीक, अब हमने एक दवा खाई, दवा यहाँ से एंटर हुई और जो मेडिसिन हमने ली वो यहाँ आई, तो इसके इस तरफ में कि फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब ये फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन यहाँ आई मेडिसिन को निकाल कर बाहर कहाँ भेज देती है? एब्जॉर्ब करके कहाँ भेज देती है? ब्लड वेन में। अब ये ब्लड वेन में ये एब्जॉर्प्शन किसकी वजह से हुआ? फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन की वजह से हुआ। ठीक, तो ये हमारी गैस्ट्रिक वेन है। गैस्ट्रिक वेन में अब ये जो गैस्ट्रिक वेन में जो ब्लड यहाँ पे मेडिसिन आई वो एब्जॉर्ब हुई, लिपिड सोल्यूबल ड्रग एब्जॉर्ब हुई और उसको किसने किया? फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ने उसको एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके कहाँ भेज दिया? गैस्ट्रिक वेन में। ठीक है, अब गैस्ट्रिक वेन में वो ड्रग पहुँच गई, उसके बाद क्या हुआ? अब गैस्ट्रिक वेन में पहुँच गई तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? मेनली हम सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं, तो जो कि कौन कौन से ऑर्गन में फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये ड्रग का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है। तो पहला हो गया हमारा जीआईटी, ऑर्गन ऑफ जीआईटी। सेकेंड इज कंजक्टाइवा। ठीक, कंजक्टाइवा जिसमें ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ओवर स्क्लेरा विच इज़ मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो एक कंजक्टाइवा में क्या होता है कि एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जैसे ये कॉर्निया हो गया, ये स्क्लेरा हो गया, इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है स्क्लेरा के ऊपर। और तो वो क्या करती है? वो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। जैसे हमने देखा कि फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन किस किस ऑर्गन पे होती है, तो यहाँ पे स्क्लेरा में प्रेजेंट होती है वाइट कलर की मेम्ब्रेन जिसको फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन की बनी होती है। ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर फाउंड बाय पॉल एरिच ने ब्लड ब्रेन बैरियर को फाउंड किया था। और ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो 2 पार्ट पे ब्लड स्पाइनल कॉर्ड बैरियर एंड ब्लड पेरिफेरल नर्व बैरियर, 2 और ब्लड ब्रेन बैरियर, ये तीनों जो ब्लड ब्रेन बैरियर होते हैं इसके ऊपर फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट।
फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट इन दीज BBB मीन्स ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, तो क्या होता है एब्जॉर्प्शन में टोटली लिपिड सोल्यूबल ड्रग ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है मोर देन वाटर सोल्यूबल ड्रग। क्यों होती है? क्योंकि फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन बॉडी के ज़्यादातर ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है, लेकिन मेनली ये 3 ऑर्गन्स में देखने को मिलती है। पहला GIT, तीसरा कंजक्टिवा और थर्ड इज BBB ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक, उसके बाद में आ जाते हैं मीडियम पे। हमने सॉल्युबिलिटी देख ली, अब हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज मीडियम। एब्जॉर्प्शन, सेकेंड पॉइंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज मीडियम। ठीक है, तो मीडियम क्या होता है? एसिडिक ड्रग और मोर एब्जॉर्ब इन एसिडिक मीडियम। मीडियम देखो, एक मीडियम जिसके अंदर जैसे पानी के अंदर नमक अच्छे से घुल जाता है, ठीक, तो वैसे ही यहाँ पे हम बता रहे हैं कि एसिडिक ड्रग आर मोर एब्जॉर्ब्ड इन एसिडिक मीडियम। ठीक, तो और साथ में क्या होता है? और एसिडिक मीडियम कहाँ प्रेजेंट होता है? एसिडिक मीडियम हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। ठीक, तो स्टमक में एस्पिरिन अगर हम लेंगे, एस्पिरिन हमारी एसिडिक ड्रग है और स्टमक हमारा एसिडिक मीडियम है, तो व्हेन वी विल टेक एस्पिरिन, एस्पिरिन विल ईजिली एब्जॉर्ब इन एसिडिक मीडियम विच इज़ स्टमक। ठीक है, एसिडिक ड्रग, बेसिक ड्रग। एस्पिरिन जो है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है, एब्जॉर्ब होता है कहाँ पे? स्टमक में। एंटा एसिड और हो गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट आर एब्जॉर्ब्ड इन इंटेस्टाइन विच आर बेसिक मीडियम। ओके, बेसिक ड्रग, बेसिक मीडियम, सॉरी अल्कलाइन मीडियम। बेसिक ड्रग एब्जॉर्ब इन अल्कलाइन मीडियम और एसिडिक ड्रग एब्जॉर्ब इन एसिडिक मीडियम। देन बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है? ठीक है, बायोअवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि द अमाउंट ऑफ द ड्रग रीचेस टू द अरोटा एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। वो अमाउंट ऑफ ड्रग जो अरोटा और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन तक रीच करता है। अगर मान लो कि हमने 100 mg की दवा ली, 100 mg की दवा ली, तो वो 100 mg की दवा एब्जॉर्ब होके कहाँ जाएगी? गैस्ट्रिक वेन में जाएगी। गैस्ट्रिक वेन में जाने के बाद वहाँ 20% ड्रग एब्जॉर्ब होगी। जैसे 20 mg एब्जॉर्ब हो गई, तो बचा हुआ 80% ड्रग कहाँ जाएगी? हमारे पोर्टल वेन से होते हुए लीवर में जाएगी। लीवर में जाने के बाद 20 mg ड्रग वहाँ पे एब्जॉर्ब होगी और वो एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ जाएगी? इंफीरियर वेना कावा से होते हुए हार्ट में जाएगी, हार्ट से होते हुए लंग्स में जाएगी और फिर लंग्स से होते हुए कहाँ जाएगी? लेफ्ट आर्टरियम में। देन लेफ्ट हार्ट से होते हुए लंग्स में गई, लंग्स से होते हुए कहाँ गई? लेफ्ट आर्टरियम में आ गई वापस। फिर उसके बाद में कहाँ जाएगी? लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा में, और 60 mg ड्रग स्टोर हो गई कहाँ? एरोटा में। तो हमने क्या देखा कि बायोअवेलेबिलिटी का मतलब ही होता है कि अमाउंट ऑफ द ड्रग रीचेस टू द एरोटा एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अब जो अमाउंट ऑफ ड्रग यहाँ से सिस्टमेटिक सर्कुलेशन तक जाएगी, तो वो अमाउंट ऑफ ड्रग पूरे बॉडी में स्प्रेड होगी। ये हमारी ये जो अमाउंट ऑफ ड्रग का ये हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस ऑफ मेडिकेशन। तो हम देख रहे हैं कि हमने पहले में क्या देखा? सॉल्युबिलिटी देखी और मीडियम देखा। तो मीडियम सॉल्युबिलिटी में हमने देखा कि कैसे ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ड्रग एब्जॉर्ब हो गई। एब्जॉर्ब कहाँ हो रही है? एसिड ड्रग एसिड मीडियम में और बेसिक ड्रग एल्कलाइन मीडियम में। तो एब्जॉर्प्शन हमने देखा। अब हम बायोअवेलेबिलिटी देख रहे हैं, तो वहाँ एब्जॉर्ब हुई। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ड्रग हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन तक जा रही है। जब सिस्टमेटिक सर्कुलेशन तक जाएगी तब तो आगे सर्कुलेट होगी। तो बायोअवेलेबिलिटी का मतलब यही होता है कि अमाउंट ऑफ ड्रग रीचेस टू द एरोटा एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ठीक, तो ये समझ में आ गया। बायोअवेलेबिलिटी मतलब होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ 100 mg ड्रग, फिर गैस्ट्रिक वेन में 20 mg एब्जॉर्ब हो गई, तो 80 mg बच गई। पोर्टल वेन से होते हुए लीवर में गई, लीवर में एब्जॉर्ब हुई 20 mg, बची यहाँ पे 60 mg। 60 mg ड्रग जो है हमारी इंफीरियर वेना कावा से होते हुए हार्ट में जाएगी, हार्ट से लंग्स में जाएगी, लंग्स से फिर वापस आ जाएगी हार्ट में, लेफ्ट आर्टरियम में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन आयोटा में 60 mg ड्रग जो है वो स्टोर होगी और स्प्रेड होगी पूरे बॉडी सर्कुलर। वो आगे पढ़ेंगे हम। बस यहाँ बायोअवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में और एरोटा में ड्रग का अमाउंट पहुँचना। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? विच इज़ बायोअवेलेबिलिटी मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी क्योंकि इतना क्लियर एक्सप्लेनेशन है इसका। तो विच इज़ प्रेजेंट, देखो क्या होता है कि द ड्रग विच इज़ प्रेजेंट इन एरोटा, द ड्रग विच इज़ प्रेजेंट इन एरोटा दैट इज़ नोन एज बायोअवेलेबिलिटी। जो ड्रग एरोटा में पहुंची है और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंची है उसको क्या बोलते हैं? बायोअवेलेबिलिटी।
मोर एब्जॉर्प्शन मोर बायोअवेलेबिलिटी, जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा ड्रग का उतनी ज़्यादा बायोअवेलेबिलिटी होगी। क्यों होगी? अगर यहाँ मान लो कि यहाँ पे 100 mg हमने ड्रग ली लेकिन 100 mg एब्जॉर्ब नहीं हुई, मान लो कि 80 हो गई या 60 mg हो गई, नहीं 40 mg हो गई, ठीक, 40 mg एब्जॉर्ब हो गई, 40 mg पूरी एब्जॉर्ब हो गई, यहाँ आई यहाँ पे 20 mg एब्जॉर्ब हो गई क्योंकि होती है, ठीक है। फिर आगे पोर्टल वेन से होते हुए अगर लीवर में है तो लीवर में भी 20 mg एब्जॉर्ब हो गई, तो कितनी ड्रग बची? कुछ नहीं बची। 20 40 mg जब पूरी ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगी तो हमारे बायोअवेलेबिलिटी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। जो ड्रग है जो उसको एरोटा में और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाना चाहिए वो नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि लीवर और हमारी गैस्ट्रिक वेन ही ड्रग को ले लेती है। तो बायोअवेलेबिलिटी का मतलब ही यही होता है कि जितना एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा उतनी ज़्यादा बायोअवेलेबिलिटी होगी। तो द बायोअवेलेबिलिटी इज डिपेंड ऑन एब्जॉर्प्शन। तो मोर एब्जॉर्प्शन मोर बायोअवेलेबिलिटी। अब हम देखेंगे कि इट्स डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। ठीक, बायोअवेलेबिलिटी जो होती है वो 2 थिंग्स पे डिपेंड करती है। एक तो हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन ऑर्गन टू द ब्लड, और दूसरा हमारा है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो रहा है लीवर में। ठीक, व्हेन द ब्लड कम्स from gastric vein to liver and it absorbs some amount of drug that is known as FPM। क्या बोलते हैं उसको? FPM। तो FPM मीन्स फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो बायोअवेलेबिलिटी क्या है? अगर बायोअवेलेबिलिटी लेस है, ठीक, तो क्या होगा? इट बिकॉज इट इज़ एब्जॉर्ब लेस अमाउंट ऑफ ड्रग, तो मोर क्या हो जाएगा? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लेस बायोअवेलेबिलिटी। अगर ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा तो लेस बायोअवेलेबिलिटी होगी। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्या मतलब होता है कि जो लीवर में एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, यहाँ ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है हमारा। ठीक, ये हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन में अगर यहाँ से एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हुआ, मतलब 100 mg ड्रग का वही कि 60 40 या 20 mg ड्रग ही एब्जॉर्ब हुई है, तो 20 mg एब्जॉर्ब हो गई। तो ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में ये क्या करेगा? लीवर पूरी ही ड्रग को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो कोई भी अमाउंट नहीं बच पाएगा जो कि आगे की तरफ जा पाए, जिससे बायोअवेलेबिलिटी आए। और बायोअवेलेबिलिटी नहीं आएगी तो उसका सर्कुलेशन नहीं होगा। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो यही मतलब होता है कि जब when the blood comes from the gastric vein, the liver and absorb it the amount of the drug that is known as first pass metabolism। जब लीवर क्या होता है? गैस्ट्रिक वेन से जब ब्लड लीवर की तरफ आता है तो लीवर क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है सम अमाउंट, और उस सम अमाउंट को ही क्या बोलते हैं? FPM। तो अब सम अमाउंट, तो FPM अगर ज़्यादा रहेगा तो बायोअवेलेबिलिटी कम रहेगी। ठीक, तो इसीलिए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का एब्जॉर्प्शन एक मिनिमम अमाउंट में होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा हो गया तो बायोअवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे एब्जॉर्प्शन कम होगा तो बायोअवेलेबिलिटी भी कम होगी, वैसे अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा तो बायोअवेलेबिलिटी कम होगी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर लेगा लीवर हमारी मेडिसिन की डोज को ज़्यादा ले लेगा। तो क्या होगा कि वो बायोअवेलेबिलिटी नहीं आ पाएगी, तो बायोअवेलेबिलिटी कम आएगी। तो इसीलिए फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा तो बायोअवेलेबिलिटी लेस होगी। ठीक है, फिर जाते हैं हम आगे का पॉइंट जो है डिस्ट्रीब्यूशन। हमने देख लिया एब्जॉर्प्शन क्या होता है, हमने देख लिया बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है। अब हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ड्रग का। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ड्रग का? ड्रग गोज फ्रॉम ब्लड टू डिफरेंट ऑर्गन। अब ड्रग क्या होती है? जाती है ब्लड से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में। अब इसमें लोडिंग डोज होती है एक, जो डॉक्टर हमेशा बोलता है कि पेशेंट को लोडिंग डोज दे दो। क्यों दे दो लोडिंग डोज? लोडिंग डोज क्या होती है? द डोज ऑफ द ड्रग एट विच द इफेक्ट ऑफ द ड्रग इज स्टार्टेड। डोज ऑफ द ड्रग एट विच द इफेक्ट ऑफ द ड्रग इज स्टार्टेड, मतलब ऐसी डोज जिस पे ड्रग का इफेक्ट होना स्टार्ट हो। ठीक, तो वो होती है हमारी, क्या होती है वो होती है हमारी लोडिंग डोज। ठीक, अब ऐसा क्यों बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन में लोडिंग डोज देंगे और लोडिंग डोज ऐसी देंगे जिस पे ड्रग का एक्शन स्टार्ट हो? क्योंकि
लोडिंग डोज डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन। जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो लोडिंग डोज जो होगी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मोर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है तो मोर लोडिंग डोज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, देखो हम फिर से बताते हैं इसके बारे में। यहाँ पे वही सेम कहानी है कि अगर हमने यहाँ पे ड्रग दे दी, मान लो 500 mg ड्रग दे दी, ठीक, 500 mg बोलो या 900 mg बोलो, 900 mg हमने ड्रग दे दी। अब हमने ड्रग तो दे दी, एब्जॉर्प्शन तो अच्छे से हो गया। अब एब्जॉर्प्शन के बाद इस ड्रग का यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। अब ये ड्रग आई, अब इसका यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हुआ, जो हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लीवर में जो ड्रग वेन से गैस्ट्रिक वेन के थ्रू आया, वहाँ पे क्या हुआ, अब उस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। लीवर उस ड्रग को 90% 900 mg पूरी ड्रग लीवर ले लेती है, ठीक है। अब जब ड्रग उस मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो लीवर उस मेडिसिन को तो उतना ही लेगी जितना वो लेती है। तो जब लीवर मेडिसिन ले लेगी तो आगे वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन तक नहीं जा पाएगा। तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन तक नहीं जा पाएगा तो उसका इफ़ेक्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमेशा जो ड्रग होती है, मतलब जो भी लोडिंग डोज होती है, वो मोर डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगी। ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन अगर ज़्यादा हो रहा है तो लोडिंग डोज उससे ज़्यादा देनी होगी। जब लोडिंग डोज उससे ज़्यादा देंगे तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद भी वो ड्रग अपना इफ़ेक्ट शो कर पाएगी, आगे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन तक जा पाएगी, ठीक। तो दिस इज़ नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है, ठीक, कि जितनी ज़्यादा लोडिंग डोज होती है, जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उतनी ज़्यादा लोडिंग डोज होनी चाहिए, तभी ड्रग अपना सही से इफेक्ट शो कर पाएगी। ओके, देन इज़ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखेंगे हम। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग, it is the process in which lipid soluble drug is converted into water soluble drug। सिंपल सा पॉइंट है। मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसमिशन सिर्फ ये होता है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिपिड सोल्यूबल ड्रग को वाटर सोल्यूबल ड्रग में कन्वर्ट करते हैं। अब मेरे को ये बताओ कि डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो फिर ड्रग सीधा सीधा बॉडी से बाहर क्यों नहीं जा रही है ड्रग का। अब मेटाबॉलिज्म की क्या ज़रूरत है, डिस्ट्रीब्यूशन तो डिस्ट्रीब्यूट तो हो गई, पूरे बॉडी पार्ट में ड्रग डिस्ट्रीब्यूट तो हो गई। अब ड्रग का काम तो हो गया, लेकिन ड्रग को वापस बाहर जाना चाहिए, लेकिन बाहर इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि लिपिड सोल्यूबल ड्रग बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, तो वो बाहर नहीं जा पाएगी। तो बाहर जाने के लिए मेटाबॉलिज्म होना ज़रूरी है। तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा, वो क्या कन्वर्ट करेगा, लिपिड सोल्यूबल ड्रग को वाटर सोल्यूबल ड्रग में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, तो वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो वो बॉडी से इजीली बाहर निकल जाएंगे। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब ही यही होता है कि चेंजिंग द लिपिड सोल्यूबल ड्रग इनटू वाटर सोल्यूबल ड्रग, ठीक है। प्राइमरी साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, लीवर विल कन्वर्ट द लिपिड सोल्यूबल ड्रग टू वाटर सोल्यूबल ड्रग, जिसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। देन अगेन इट विल कम बैक टू नेफ्रॉन, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग, जो मैंने बताया वही है, ठीक है। अब इमेज में हम देख लेते हैं कि इमेज मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको कि क्या होता है, ठीक। तो ये हमारा नेफ्रॉन है, यहाँ से मेडिसिन एंटर हुई। जब मेडिसिन यहाँ से एंटर होती है, यहाँ पे हमारा जो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है नेफ्रॉन के साइड में, ये क्या करती है, ये यहीं से मेडिसिन को एब्जॉर्ब कर लेती है। मेडिसिन आई उसने एब्जॉर्ब कर ली, मेडिसिन आई उसने एब्जॉर्ब कर ली। जब तक इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ये जो यहाँ पे प्रेजेंट है फॉस्फोलिपिड और पीसीटी, ये इस मेडिसिन को आगे जाने ही नहीं देगी, ये मेडिसिन को यहीं से एब्जॉर्ब कर लेगी। इसीलिए मेटाबॉलिज्म का होना ज़रूरी है। जब मेटाबॉलिज्म होगा यहाँ वापस यहाँ पे आएगी ब्लड में, तो जब इसका मेटाबॉलिज्म होगा, तो मेटाबॉलिज्म होकर जब ये वापस यहाँ आएगी तो वापस वाटर सोल्यूबल ड्रग रहेगी, तो ना एब्जॉर्ब होकर वो बॉडी से बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो लिपिड सोल्यूबल ड्रग इज़ मोर एब्जॉर्ब देन वाटर सोल्यूबल ड्रग का, तो वो यहाँ पे भी लगा है एब्जॉर्प्शन। हमने देखा था मीडियम का
कौन से मीडियम में कौन से ड्रग अब्जॉर्ब होते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, मेटाबॉलिज्म कर दिया, मेटाबॉलिज्म कर दिया, तो अब उसका एक्सक्रीशन होना जरूरी है, तो वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। उसका काम हो चुका है तो उसको बॉडी से बाहर भेज दिया जाएगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया क्या, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। हमने एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया, हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, हमने बायो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया। ठीक, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज एंजाइम इंड्यूसर एंड एंजाइम इनहिबिटर। ठीक, पहले तो हम देखते हैं साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन इज गिवन एट रीनल ट्रांसप्लांटेशन टू प्रिवेंट द ऑर्गन रिजेक्शन टू सप्रेस द इम्यून पावर, ऑल्सो नोन एज इम्यूनोसप्रेसेंट। साइक्लोस्पोरिन जो होती है वो एक रीनल ट्रांसप्लांटेशन मेडिसिन है जो रीनल ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे दी जाती है। ठीक, रीनल ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे क्यों दी जाती है, ताकि ऑर्गन रिजेक्शन से प्रिवेंट किया जाए, बचाया जा सके। ठीक है, प्रिवेंट किया जा सके, तो ये ऑर्गन रिजेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए और इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, टू सप्रेस द इम्यून पावर, इसलिए दी जाती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं एंजाइम इंड्यूसर। एंजाइम इंड्यूसर का मतलब क्या हो, फर्स्ट ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेटेड विद सेकेंड ड्रग। ठीक है, अगर एक ड्रग के साथ, फर्स्ट ड्रग के साथ सेकेंड ड्रग को दिया जाए और वो उसकी एक्टिविटी को, फर्स्ट ड्रग जो है वो सेकेंड ड्रग की एक्टिविटी को इंक्रीज कर दें। ठीक, फर्स्ट ड्रग जो है वो इंक्रीज कर दे एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग दैट इज नोन एज एंजाइम इंड्यूसर। ठीक, सेकेंड ड्रग मेटाबॉलिज्म विल इंक्रीज। इससे क्या होगा, अब एंजाइमेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देगी। हमने जो फर्स्ट ड्रग दी उसने सेकेंड ड्रग की एंजाइमेटिक एक्टिविटी को बढ़ा दी। ठीक है, अब एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ेगा तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा। जब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो एक्सक्रीशन होगा। हमने अभी पढ़ा कि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है तो एक्सक्रीशन होता है, जिसके वजह से ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं होगा। सेकेंड जो ड्रग हम दे रहे हैं उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक, तो एंजाइम इंड्यूसर इज़ नॉट गुड समटाइम। ठीक है, और ना ही एंजाइम इनहिबिटर गुड है हमेशा के लिए। ठीक है, तो हर चीज़ का अपना अपना टाइम होता है। तो एंजाइम इंड्यूसर में हमने क्या देखा कि अगर हम फर्स्ट ड्रग के साथ में सेकेंड ड्रग देंगे तो वो क्या करेगी, दूसरी वाली जो ड्रग दे रहे हैं हम उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देगी। अब वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो ड्रग का एक्सक्रीशन हो जाएगा, जैसे हमने हम पढ़ा। ठीक है, तो उसका इफेक्ट ही नहीं शो होगा। तो हम मेनली एंजाइम इंड्यूसर ड्रग कौन सी होती है, रिफाम्पिसिन। एंजाइम इंड्यूसर ड्रग इज रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन, तो रिफाम्पिसिन जो है वो क्या करेगी, अगर हम रिफाम्पिसिन के साथ में नेविरापिन, ओसीपी और वारफेरिन देंगे तो वो उसकी क्या करेगी, उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देगी। तो वो ड्रग की एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, उनका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, तो वो ड्रग इजीली बाहर आ जाएगी बॉडी के। तो ये हो गई हमारी एंजाइम इंड्यूसर जो रिफाम्पिसिन है, इसकी नेविरापिन, ओसीपी और वारफेरिन की, और जिससे क्या होगा कि इनका ड्रग का इफेक्ट शो नहीं होगा सेकेंड वाली जो ड्रग हम दे रहे हैं रिफाम्पिसिन के साथ में। देन एंजाइम इनहिबिटर। एंजाइम इनहिबिटर क्या होता है, फर्स्ट ड्रग इज गिवन विथ द सेकेंड ड्रग, देन फर्स्ट ड्रग जब सेकेंड ड्रग के साथ में दी जाती है तो ये क्या करती है, ये डिक्रीज कर देती है, इनहिबिट कर रही है तो ये डिक्रीज कर देती है एंजाइमेटिक एक्टिविटी को। एंजाइमेटिक एक्टिविटी को जब ये डिक्रीज कर देती है ना, जब ये क्या करती है, जब ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर देती है दूसरी वाली ड्रग की, तो उसका मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाता है। जब उसका मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाता है तो उसका एक्सक्रीशन डिक्रीज हो जाता है। जब उसका एक्सक्रीशन डिक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, ड्रग की टॉक्सिसिटी होने लगती है। ठीक, ड्रग की टॉक्सिसिटी होगी तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक, तो अब हम क्या, इसका एग्जाम्पल क्या होते हैं कि पीसीएम के साथ में अगर हम एस्पिरिन देंगे तो पीसीएम क्या करेगी, एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी करेगी। ठीक है, इसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देगी, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगी, एक्सक्रीशन को बढ़ा देगी, घटा देगी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को घटा देगी, मेटाबॉलिज्म को घटा देगी और एक्सक्रीशन को घटा देगी, जिससे एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। एस्पिरिन को सैलिसाइक्लिक एसिड बोलते हैं, एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड बोलते हैं। एस्पिरिन को क्या बोलते हैं, एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, इसीलिए इसकी टॉक्सिसिटी को सैलिसाइक्लिज्म बोलेंगे। टू रिड्यूस द टॉक्सिसिटी, अब क्या करेंगे, अगर हमको टॉक्सिसिटी रिड्यूस करनी है किसी भी ड्रग की, ठीक है, तो उस जो ड्रग का टॉक्सिसिटी हो रहा है उस ड्रग के अमाउंट को कम कर देंगे।
जिसकी वजह से हो रहा है उसको नहीं करेंगे। जैसे हमारे इधर पीसीएम की वजह से एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी हो रही है, तो जिसकी टॉक्सिसिटी हो रही है उसकी ड्रग की डोज को कम कर देंगे। और एंजाइम इंड्यूसर में जिस ड्रग का इफेक्ट शो नहीं हो रहा है, रिफाम्पिसिन की वजह से ना नेविरापिन ओसीपी और वारफेरिन का इफेक्ट शो नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, इनकी डोज को बढ़ा देंगे। रिफाम्पिसिन की नहीं, नेविरापिन ओसीपी और वारफेरिन की। ठीक है, तो ये होगी हमारी एंजाइम इंड्यूसर एंड एंजाइम इनहिबिटर। एंजाइम इनहिबिटर के और भी एग्जांपल होते हैं, जैसे साइक्लोस्पोरिन जो ड्रग हम देते हैं रीनल ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे ऑर्गन रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, उसके साथ में ग्रेप जूस नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि ग्रेप जूस क्या करता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को घटा देता है साइक्लोस्पोरिन की, जिससे मेटाबॉलिज्म घट जाता है, जिससे एक्सक्रीशन नहीं होता और साइक्लोस्पोरिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है, जिसको हम नेफ्रोटॉक्सिसिटी के उस पर देखते हैं, नेफ्रोटॉक्सिसिटी के रूप में देखते हैं। ठीक, अब एंजाइम इंड्यूसर एंड एंजाइम इनहिबिटर एग्जांपल, रिफाम्पिसिन इज एंजाइम इंड्यूसर ऑफ नाउ नेविरापिन ओसीपी एंड वारफेरिन, एंड एंजाइम इनहिबिटर PCM is the enzyme inhibitor for aspirin, grape juice is enzyme inhibitor for cyclosporin। देन आ जाएंगे एक्सक्रीशन पे। अब हमने पढ़ लिया मेटाबॉलिज्म हो गया, एंजाइम ठीक, क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म हमने एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया। एब्जॉर्प्शन के बाद हमने एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया। एब्जॉर्प्शन के बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमने बायो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया। बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में हमने क्या पढ़ा, एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया जिसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं एक्सक्रीशन। एब्जॉर्ब हो गई ड्रग, डिस्ट्रीब्यूट हो गई ड्रग, अब उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया। मेटाबॉलिज्म होने के बाद तो हमें पता ही है कि ड्रग बॉडी से बाहर की ओर एक्सक्रीट की जाती है। ठीक, मेटाबॉलिज्म होने के बाद में ड्रग क्या की जाती है, बाहर की ओर एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो एक्सक्रीशन में हम क्या देखेंगे, ठीक, एक्सक्रीशन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ड्रग एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन। अब ये प्रोसेस है जिसमें ड्रग जो है बॉडी से एलिमिनेट होती है फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स, जिससे किडनी हो गई। किडनी से जब ड्रग बाहर की ओर एलिमिनेट होगी तो एक्सक्रीशन, मोस्ट कॉमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन फॉर ड्रग एक्सक्रीशन इज किडनी जो है मोस्ट कॉमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है फॉर द ड्रग एक्सक्रीशन। ड्रग एक्सक्रीशन के लिए किडनी जो है वो मोस्ट कॉमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। इसका एग्जांपल है एंटीडोट ऑफ एस्पिरिन सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्सक्रीशन कैसे होता है। मान लो कि किसी पर्सन ने एस्पिरिन की ओवरडोज ले ली। अब उसने एस्पिरिन की जब ओवरडोज ले ली तो अब एस्पिरिन का पीएच क्या होता है, एस्पिरिन क्या होता है, एसिडिक होता है। और हमारे नेफ्रॉन का पीएच क्या होता है, जो यूरिन का पीएच होता है वो भी एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक। तो एसिडिक ड्रग्स आर मोर एब्जॉर्ब इन एसिडिक मीडियम। हमने देखा कि उसने टॉक्सिसिटी वाली ड्रग ले ली, तो एक तो ओवरडोज ले ली तो उससे क्या होगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। उल्टा क्या है, एसिडिक ड्रग है तो एसिडिक मीडियम में एब्जॉर्ब भी होगा, तो टॉक्सिसिटी तो और बढ़ने ही वाली है, तो ये हार्मफुल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम जो एसिडिक मीडियम है, जो यूरिन का मीडियम स्लाइटली एसिडिक है, उसको अल्कलाइन में कन्वर्ट कर देंगे। जब उसको अल्कलाइन में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा कि एसिडिक मीडियम में एसिडिक ड्रग का एब्जॉर्ब होने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो रहेगा ही नहीं, तो जो ड्रग है वो बाहर की ओर अपने आप निकल जाएगी। यूरिन पीएच स्लाइटली एसिडिक, यूरिन का पीएच क्या है, स्लाइटली एसिडिक है। तो अब क्या करेंगे कि अब एस्पिरिन का भी पीएच एसिडिक है, यूरिन का भी पीएच एसिडिक है, तो इसके पीएच को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, अल्कलाइन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये ज़्यादा अब्जॉर्ब होगा। तो उसके लिए क्या प्रोवाइड करें, एंटीडोट देंगे। किसका देंगे, एस्पिरिन का एंटीडोट क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट कन्वर्ट कर देगा यूरिन के पीएच को अल्कलाइन में। ठीक, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जब यूरिन के पीएच को अल्कलाइन में कन्वर्ट कर देगा तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब विच विल इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन एंड डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन। ये क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे एब्जॉर्प्शन पे, जिससे एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। ओवरडोज ऑफ एस्पिरिन अगर लेगा कोई पर्सन तो वो क्या है, एस्पिरिन एसिडिक है और हमारा यूरिन का पीएच स्लाइटली एसिडिक है। सो नाउ ड्यू टू दी बोथ एसिडिक मीडियम देयर इज अ चांस ऑफ एब्जॉर्प्शन का इंक्रीज हो जाना, विच कॉज एस्पिरिन टॉक्सिसिटी। एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। जब एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी या वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा तो टॉक्सिसिटी
कि बहुत हार्मफुल हो जाएगी, क्योंकि एस्पिरिन ओवरडोज है पेशेंट। तो प्रिवेंट पेशेंट को बचाने के लिए क्या देंगे, एस्पिरिन का एंटीडोट देंगे। जब एस्पिरिन का एंटीडोट देंगे तो वो एस्पिरिन का एंटीडोट क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट हम कन्वर्ट कर देगा यूरिन के पीएच को एसिडिक से अल्कलाइन में, जब अल्कलाइन में कन्वर्ट कर देगा तो क्या होगा कि जो अब्जॉर्प्शन होने वाला था उस अब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देगा। अब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देगा तो अपने आप एक्सक्रीशन हो जाएगा, तो पेशेंट बच जाएगा। ये हो गई हमारी एक्सक्रीशन ऑफ किडनी, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट इज लीवर। लीवर के थ्रू बाइल का एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, और जिसके एग्जांपल है रिफाम्पिसिन। लीवर में एक्सक्रीशन बाइल के थ्रू होता है, जिसका एग्जांपल है रिफाम्पिसिन। और लंग्स में थ्रू रेस्पिरेशन होता है, एग्जांपल इज अल्कोहल, नाइट्रस, लाफिंग गैस, ठीक है, अल्कोहल, नाइट्रस एंड लाफिंग गैस। फिर टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन क्या होता है, इट इज एन एंटीबायोटिक विच इज टेट्रासाइक्लिन क्या होता है, इट इज एन एंटीबायोटिक विच बिलोंग्स टू टेट्रासाइक्लिन ग्रुप, हैज 4 साइक्लिक रिंग। इसमें 4 साइक्लिक रिंग होती है। टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, डामेसाइक्लोसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन, ये 4 साइक्लिक रिंग होती है टेट्रासाइक्लिन की। टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है। ये एंटीबायोटिक किसको नहीं देनी चाहिए। टेट्रासाइक्लिन कहाँ से स्प्लिट आउट होती है, बाय सलाइवा, ठीक है, बाय स्वेट एंड बाय ब्रेस्ट मिल्क। तो टेट्रासाइक्लिन मेनली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है फॉर मदर और प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। दो उसमें जो लैक्टेटिंग मदर होती है और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उन दो लोगों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है टेट्रोजेनिक ड्रग। क्यों होती है, क्योंकि ये स्वेट आउट हो रही है हमारी एक तो ब्रेस्ट मिल्क से, दूसरी ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी को इफेक्ट पहुंचाती है, जिससे बेबी में वीकनेस होती है टीथ और बोन में, ठीक है। ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके क्या करती है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी को इफेक्ट करती है, जिससे बेबी को क्या वीकनेस होती है टीथ और बोन में। साथ ही साथ में लैक्टेटिंग मदर को क्यों नहीं देनी चाहिए टेट्रासाइक्लिन ड्रग, क्योंकि लैक्टेटिंग मदर में टेट्रासाइक्लिन ड्रग का भी कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है। ब्रेस्ट फीड कराती है मदर, जिससे ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू क्या होता है कि ये ट्रांसमिट हो सकता है, जिससे बच्चे को वीकनेस आ सकती है और येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ टीथ देखने को मिल सकता है, ठीक। देन आते हैं लिथियम। लिथियम ऑल्सो एक्सक्रीट होता है सलाइवा, स्वेट से और ब्रेस्ट मिल्क से। फिर फार्माकोकाइनेटिक यहाँ खत्म हो गया, जिसमें हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। उसके बाद में बायो ट्रांसफॉर्मेशन, मेटाबॉलिज्म हो गया। फिर हमने पढ़ लिया एंजाइम इंड्यूसर एंड एंजाइम इनहिबिटर, एंजाइम इंड्यूसर और एंजाइम इनहिबिटर के बाद में हमने पढ़ लिया एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन किस किस बॉडी पार्ट से होता है, लीवर से हो गया, किडनी से हो गया और हमारे लंग से हो गया, ठीक है। तो लंग से कैसे होता है, रेस्पिरेशन के थ्रू, जिसमें अल्कोहल बाहर आती है। लीवर में हमारा रिफाम्पिसिन एग्जांपल है, बाइल जूस के थ्रू आती है। और किडनी हमारा एस्पिरिन, मेनली सोडियम बाइकार्बोनेट का वो देते हैं एंटीडोट। फिर आता है फार्माकोडायनेमिक।